चूसे चक्कर में खाली रहता है, ये बड़ा दिक्कत होता है। खैर अपना अपना है, सिखाया सबको जाता है, पढ़ाया सबको जाता है, लेकिन वही दरोगा बन करके वही लुटेल शुरू कर देता है। यही तो चीज है। चलिए आगे विषय वस्तु। तो हम लोग पढ़ रहे थे विजयनगर के बारे में। विजयनगर जो कि जीता हुआ नगर, हरिहर और बुक्का नाम का दो भाई ने उसका क्या किया था, स्थापना बनाया था, स्थापित किया था, जो संगम वंश के था। संगम वंश कहने का मतलब जो थे को सुलू ने क्या किया, उखाड़ दिया। सुलू कौन थे, तो कमांडर थे। उसके बाद तुलू ने कबाड़ दिया। कृष्णदेव राय तुलू वंश से संबंधित रहते थे। और सबसे प्रतापी राजा कौन थे, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उन्होंने साम्राज्य को मजबूत भी बनाया, तभी तो ये प्रतापी राजा कहलाए। इस काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच के क्षेत्र को हासिल कर लिया। 1514 में उड़ीसा के शासकों का भी दमन कर दिया इसने, और बीजापुर के सुल्तान को भी बुरी तरह क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो जब तक कोई आदमी बड़ा काम नहीं करेगा, आप प्रतापी कैसे हो जाएंगे। तो इसने बहुत क्षेत्रों को जीता, अपने में मिलाया, इसलिए इसका नाम खूब चला। किसका, कृष्णदेव राय का। राज हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था। राज अतुलनीय शांति और समृद्धि में फला फूला। कई मंदिरों का भी क्या किया गया, निर्माण किया गया। यानी कृष्णदेव राय जो थे वो अपने जमाने में, अपने टाइम में मंदिर उंदिर यानी जो भी काम होता था राज्य का, वो सब करते थे। देखिए समाज में सभी वर्गों को मिलाकर चलिएगा तभी समाज आपकी बात सुनेगा। एक पछिए अगर चलिएगा तो कोई सुनने वाला नहीं है। दक्षिण भारत के मंदिरों का भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय किसको जाता है, कृष्णदेव राय को जाता है। उन्होंने अपने माताजी के नाम पर विजयनगर के नाम के पास नगलपुराम नामक उपनगर की भी स्थापना की। तो पूछेगा कि नगलपुराम की स्थापना किसने किया, तो भैया कृष्णदेव राय ने किया। और किसके नाम पर किया, तो अपनी माता के नाम पर किया। बात समझ में आया। आइए, कृष्णदेव राय की मृत्यु लगभग 1529 ईस्वी में हो गई, और जैसे ही वो मरा उसके बाद शासन धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर हो गया। देखो एक बात बताते हैं कि उत्थान और पतन ये जिंदगी में आपको आना है। इसको जरा बंद करते हैं। ज्यादा हल्ला करता है। आपको एक चीज बताते हैं, याद रखिएगा हमेशा, आप आज जो आपकी स्थिति है ये कल नहीं रहेगी। और आपकी स्थिति अगर आज खराब है तो एक पीढ़ी के बाद हो सकता है कि आपकी स्थिति खराब है, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी उस स्थिति को ठीक कर देगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर आज दिक्कत में हैं तो कल भी आप दिक्कत में रहेंगे। हर एक दो पीढ़ी के बाद आपके घरों में ऐसे लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, जो बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति होता है और उसको ऊपर लेकर चले जाते हैं, है ना। और इसलिए बदलाव हमेशा क्या होता है, चलते रहता है। कोई आदमी देखोगे कि बहुत अच्छा आदमी था, बड़ी पैसा वाला आदमी था, है ना, बहुत सारा चीज था, लेकिन उसके जो भी संतान हुए वो उस लायक काम नहीं कर पाए, उस लेवल का काम नहीं कर पाए, तो ये आदमी की सामाजिक प्रतिष्ठा क्या हो गई, खत्म हो गई, है ना। उसी में देखिएगा कोई गरीब था, अपने टाइम में कूली का काम किया, लेबर का काम किया, और उसके बेटों ने बड़ा बिजनेस एम्पायर, नौकरी बड़ा खड़ा कर लिया। अब इसकी स्थिति क्या हो गई, ठीक हो गई। समाज में ऊंच नीच बदलाव हमेशा चलते रहता है, कभी एक जैसा आपका चलने वाला नहीं है ना। तो कृष्णदेव जब तक थे वो अपने माइंड से चलते थे, अपने विचार से चलते थे, उनके पास ज्यादा दिमाग था, सोच अलग था। तो मृत्यु हो गए तो भाई धीरे धीरे शासन क्या हो गया, कमजोर हो गया। क्या हुआ, 1542 तक केंद्र पर शासन अराविंदु के हाथों में चला गया। अराविंदु आपको बताए थे सबसे अंतिम में शासक, उसी का नाम आपको बताए थे। तो संगम के बाद सुलूब, सुलूब के बाद आपको तुलुब, तुलुब के बाद अराविंदु, ये चार शासक आए। यहाँ पर चार शासनों साथ राजाओं ने शासन किया। तो 1542 तक इनका राजपाट लगभग खत्म हो गया, और फिर ये मामला चला गया किसके पास, अराविंदु शासकों के पास चला गया। अब इसी में हमको तालीकोटा युद्ध के बारे में पढ़ना है। ये क्या है इसके बाद जानिए। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगंडी का क्या हुआ, युद्ध हुआ। इसे तलीकोटा के युद्ध से भी नाम जाना जाता है। नाम क्या है, राक्षसी तागंडी।
इसी का नाम क्या है? तली कोटा। इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर क्या बोल दिया था? धावा बोल दिया था। यानी राक्षसी तागंडी युद्ध का मतलब इसका बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये तीनों लोग आपस में मिल गए और एक के बार धावा बोल दिया। किस पर? विजयनगर पर। और इसी युद्ध को तली कोटा युद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें विजयनगर की सेना की क्या हो गई? हार हो गई। हम पहले ही बोले थे विजयनगर स्टार्ट में बड़ा अच्छा रहा और धीरे धीरे विजयनगर एकदम क्या हो गया? गायब हो गया। अगर याद रहा तो सिर्फ लोगों के जहन में याद रहा, दिमाग में याद रहा, बाकी पूरा खत्म हो गया था, उजड़ गया था। कुछ वर्षों के बाद यह शहर धीरे धीरे उजड़ना शुरू हो गया। विजयी सेना ने, यानी जो जीता, विजयनगर का नहीं, विजयी सेना किसको बोलते हैं? जो अहमदनगर का था, ये सब जो 3 गो राज्य मिलकर लड़ रहा था, तो उस सब का जो सेना जब जीत गया तो उन सेनाओं को क्या बोलेंगे? विजयी सेना। तो विजयी सेना ने विजयनगर को खूब लूटा। लूटने का मतलब जहां पर जो चीज मिला उसको लेके चला गया। कबाड़ के घर के दरवाजे अच्छा लगलो, कबाड़ रेले चलो, नहीं किसी का गाड़ी अच्छा लगा, गाड़ी तो नहीं होगा उस जमाने में, कहने मतलब किसी का कोई मूर्ति कला अच्छा लगा हो उसको कबाड़ दिया, जमीन में कुछ मिल रहा हो उसको खोद खाद के निकाल, मैंने पूरी तरह उसको बर्बाद कर दिया, एकदम तबाह कर दिया। यह शासन पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया। यह अब अराविंदु राजवंश ने पेनुकुंडा और बाद में चंदागिरी शासन किया। अराविंदु शासन तो यहाँ करवे किए और बाद में यहाँ पर कौन शासन किया? चंदागिरी से। आइए अब आइए राय। राय किसको कहते हैं? हम बताए थे कि कृष्णदेव राय, नहीं, ये राय राजा अपने आप को एक अलग नाम से पुकारवाना अच्छा पसंद करते थे, उसका नाम क्या है? राय। और नायक किसको कहते हैं? ये देखिए, यानी विजयनगर के शासक को हम क्या कहते हैं? राय। और जैसे ये शासक है, और शासक तो बहुत सारा सेना रखता है कि नहीं रखता है? जैसे भारत में 3 प्रकार का सेना है, एगो जल सेना है, एगो थल सेना है और एगो वायु सेना है। तो सब सेना का एक गो प्रमुख भी तो रहता है, सब सेना का एक गो प्रमुख रहता है। तो सेना के प्रमुख को नाम दिया गया क्या चीज? नायक। तो नायक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सेना का प्रमुख। उस जमाने में जल सेना तो नहीं होगा, वायु सेना तो बिल्कुल नहीं होगा, जो भी है तो थल सेना होगा, घोड़े और हाथी वाला, वही से लड़ाई होता था। तो सेना प्रमुख को यूं कहे तो क्या कहा गया? नायक। आगे देखिएगा, सेना प्रमुख को क्या कहते थे? नायक। ना यह साम्राज्य में शक्ति का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। नायक किलों पर क्या रखते थे? नियंत्रण रखते थे। जैसे राजा का ये किला बना हुआ है ना, और ये किला के अंदर पूरा फाटक बना रहता है, ये फाटक बना दिया, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो है पूरा, कहने का मतलब तो फाटक आगे लग गया, इसके अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो इतना बड़ा दिखा रहा है ना, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। अंदर में खेती वेती, आगे में यहाँ पर लगा देगा सेना, यहाँ पर लगा देगा सेना, बाहर में कुछ रख देगा सेना, तंबू गाड़ करके, अंदर में लाइन से सेना लगा दिया। यहाँ राजा का सेन कक्ष है तो यहाँ आसपास में सेना लगा दिया। फिल्म उल्म में देखते होंगे, दरवाजे पर खड़ा रहता है, पूछ के जाता है अंदर। तो इस तरह से सेना के नायकों की जिम्मेवारी होती थी कि वो किले की क्या करे? सुरक्षा करे। किले के अंदर सब चीज महत्वपूर्ण चीजें होती थी। किला में अगर कोई दुश्मन घुस गया, इसका मतलब समझिए आपका हार लगभग क्या है? तय। किला घुसने का मतलब हो गया कि आप कमजोर पड़ गए। किला में ऐसे कैसे घुस जाएगा? आप शक्ति को बाहर ही लगाइए, पूरा बाहर से उसको भगा दीजिए, और बाहर से अगर नहीं भगा पा रहे हैं तो इसका मतलब आप कमजोर पड़ रहे हैं। तो साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करते थे और किलों पर ये लोग नियंत्रण रखते थे। इनके पास सशस्त्र सेना समर्थक भी होते थे, यानी जो नायक प्रमुख होते थे, ये सेना प्रमुख होते थे। तो सेना प्रमुख जब है ये, तो सेना तो रहबे करेगा, और सेना के पास जो उस जमाने का हथियार था वो हथियार भी इनके पास रहता था। आगे देखेंगे, कह रहा यह आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ब्राह्मण शील रहते थे। ब्राह्मण शील क्या दिया हुआ भाई? आगे देखते हैं। नायक कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि के तलाश में जाते थे। किसान भी इनका क्या करते थे? साथ देते थे। यह आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। पूछेगा नायक कौन सा भाषा बोलते थे, तो ज्यादातर कन्नड़ या तो तेलुगु।
कई नायकों ने विजयनगर की शासक की प्रभु सत्ता के आगे क्या कर दिया था, समर्पण कर दिया था, है ना। यह अक्सर विद्रोह कर देते थे, इन्हें सैनिक कार्रवाई के द्वारा वश में कर लिया जाता था। जैसे कुछ सेना प्रमुख ऐसा होता था, उसको लगता था कि हम राजा के अंडर में नहीं रहेंगे, तो विरोध कर देता था, और जब विरोध कर देता था तो लड़ाई हो जाता था, लड़ाई हो जाता था तो बहुत लोग क्या कर देता था, समर्पण कर देता था, और जो नहीं समर्पण किया उसको ताकत से फिर क्या किया, वश में कर लेता था। तो राजा सारा सिस्टम अपने पास रखता था। देखिए पाकिस्तान में जो लड़ाई अभी चलती है वो क्या लड़ाई है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का थोड़ी चलता है, वहां चलता है किसका, सेना का। वहां सेना अपनी मर्जी का है, और सेना ही पूरा आतंकवाद को बढ़ाता है। मान लिया जाए उसका यहाँ पर बॉर्डर है और हमारा यहाँ पर बॉर्डर है, तो ये पाकिस्तानी यहाँ से जो आ रहे हैं तो बिना इसकी मदद के थोड़ी आएगा। पाकिस्तानी तो सब कुछ करता है, तो सेना के हाथ में सब कुछ है ना, सेना सब कुछ करती है, और यहाँ प्रधानमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन हमारे देश में क्या है, जो प्रधानमंत्री कहेंगे, जो राष्ट्रपति कहेंगे, राष्ट्रपति तो ऐसा नहीं कहते, राष्ट्रपति सिर्फ नाम का होते हैं, है ना, तो सारा काम कौन करता है, प्रधानमंत्री, तो वो सेना यहाँ करती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर भारत में कभी भी सेना ने विद्रोह नहीं किया। क्यों नहीं किया, यहाँ का लोकतांत्रिक सिस्टम है, सारे लोग इस पर विश्वास करते हैं, हमारे देश की संस्कार ऐसी है। पाकिस्तान में तो कई बार तख्ता पलट कर दिया, म्यांमार में तो कई बार तख्ता पलट हुआ, है ना, विरोध हुआ, राजे जो वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ओगरे किडनैप कर लिया, ओगरे मरवा दिया, और सेना प्रमुख जो है वो बन गया क्या चीज, राष्ट्रपति बन गया, अपने आप को हेड बनवा लेता है। तो वहां सिस्टम अलग है। अब आइए अमर नायक प्रणाली क्या है। करा अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजनीति क्या थी, खोज थी। यह प्रणाली दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के जैसी थी। एकता प्रणाली का मतलब अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे। अमर नायक कौन होते थे, सैनिक कमांडर। इनको राय द्वारा प्रशासन के लिए क्या दिए जाते थे, क्षेत्र दिए जाते। जैसे राय किसको बोलते हैं, राजा को। राजा क्या किया, इतना बड़ा एरिया है, इसको बांट दिया 4 भाग में, और 4 को दे दिया किसको, नायक को, कि भाई नायक तुम लोग को ये जिम्मेवारी है कि चारों क्षेत्र की सुरक्षा और चारों क्षेत्र से टैक्स जो भी वसूलना है ये आपकी जिम्मेवारी है। अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया, बांट दिया। तो राजा जो होते थे वो प्रशासन के लिए क्षेत्र दे दिए कि आप यहाँ राजपाट कीजिए, और राजपाट करने के बाद जो गेहूं चावल उपजता है तो बदले में टैक्स लीजिए, कुछ अपने भी रखिए, कुछ हमको भी दीजिए। अमर नायक उन क्षेत्रों में किसानों और शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर क्या करते थे, वसूल करते थे। अमर नायक राजस्व का कुछ भाग अपने लिए रख लेते थे तथा घोड़े और हाथियों के दल में रख रखाव के लिए अपने पास क्या करते थे, रखते थे। जैसे जो नायक होता था तो नायक अकेले थोड़ी शासन कर लेगा, ये तो प्रमुख व्यक्ति हो गया, इसके अंदर में बहुत सारा सेना रहता था। सेना रखने के लिए घोड़ा उड़ा भी रखना पड़ता था, शासन करने के लिए हाथी भी रखना पड़ता था। तो इन सब के लिए अनाज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कुछ अनाज अपने घोड़ों उड़ों के लिए भी रख लेता था, कुछ अपने खाने के लिए रख लिया, कुछ सैनिकों को खाने के लिए रखा, और बाकी जो बचा वो किसको दे दिया, राजा को दे दिया। यह दल विजयनगर शासक को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। इनकी मदद से इन्होंने दक्षिण भारत पर क्या किया, नियंत्रण किया। राजस्व का कुछ हिस्सा मंदिर और सिंचाई के साधन के रखरखाव के लिए भी क्या होता था, खर्च होता था। यानी राजा देखो कितना अच्छा था कि यहां से कुछ भी जो आया, धन आया, जो भी आया, इस धन का प्रयोग, राजस्व का मतलब एक प्रकार का धन होता है, ठीक है, चाहे वो धन गेहूं के रूप में आ जाए, चाहे वो धन चावल के रूप में आ जाए, चाहे वो मुद्रा या धातु के रूप में, सोना चांदी के रूप में आ जाए, कुछ भी रूप में आ जाए। तो इस राजस्व का प्रयोग अपने खाली नहीं करता था, बल्कि वो राजस्व का प्रयोग मंदिर को मेंटेन करने में, कोई टूट गया, फूट गया, बनाना है, रिपेयर करना है, या सिंचाई के लिए कुछ नहर वहर खुदवाना है, तो उसमें भी उसका क्या करता था, खर्च करता था। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट जरूर करते थे। जितने भी अमर नायक होते थे अपने राजा को साल भर में एक बार स्पेशली भेंट करते थे, और भेंट के रूप में ज्यादातर कोशिश करता था जो लोग जिसको जैसा पसंद आए। कई देशों में तो गुलाम को दे देता था, 10 गो 20 गो गुलाम ले लो। कई देशों में ऐसा हुआ कि हाथी घोड़ा पसंद हुआ तो हाथी घोड़ा 10 गो दे दिया। कई ऐसा हुआ कि जिसको स्त्री पसंद है 10 गो स्त्री लाग उसको दे दिया। जैसा था, एक से एक आदमी होता है ना इस धरती पर। अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए दरबार में उपहारों के साथ
खुद भी उपस्थित होते थे। माने राजा ही है और यहाँ पर 4 गो मान लिया जाए अमर नायक है, ये चारों जो है अपने आप को राजा का बहुत करीबी सिद्ध करने के लिए, अपने आप राजा का बहुत अच्छा मनवाने के लिए, राजा के नजर में एकदम आने के लिए साल में एकदम जबरदस्त गिफ्ट देता था। अभी देखते हो मोदी जी या नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव जब यहाँ आते हैं तो जो लोकल लोग उनके दल के होते हैं, पूरा दल बल आदमी के साथ जाता है, 50, 100, 200 गाड़ी के साथ जाता है और पूरा हुजूम लेके जाता है। काहे? तो अगला हमको देखे और देखे तो कहे अरे तो बहुत हमारा काम का आदमी है, हमरे लिए बहुत काम करता है, तो उसका नजर में आ जाएगा, नजर में आ जाएगा तो उसका काम हो जाएगा, कई काम निकाल लेगा, टिकट ले लेगा, बहुत सारा बात हो जाएगा। तो वैसे ही उस जमाने में जो अमर नायक होते थे वो राजा के नजर में आने के लिए, क्या हो गया खत्म? अच्छा ठीक है, रह लो, कोई दिक्कत नहीं। नजर में आने के लिए क्या करते थे, माने खूब उपहार देते थे और स्वयं जाते थे साथ में। राजा कभी कभी इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते थे, यानी जो कमांडर की जिम्मेवारी यहां मिली थी उस कमांडर की जिम्मेवारी ट्रांसफर बोलो सीधे एक तौर पर, नौकरी कैसे करता है तो ट्रांसफर हो जाता, तो ट्रांसफर भी कर देता था। 17वीं शताब्दी में इन कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य क्या कर लिया, स्थापित किए। लेकिन धीरे धीरे नायक क्या किया, विद्रोह कर दिया और इसको इतना बड़ा क्षेत्र मिला ने, तो इतना बड़ा क्षेत्र के आदमी को मिला लिया, अपने में कब्जा कर लिया और राजा को बोला तुमको यहाँ से कोई मतलब नहीं, और अपने आप को पूरी तरह से क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। इतने बनल होगी, बाकी कल बन तो कुछ लिखा दे।